हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। और टी ट्यूब अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपन ने, पोस्ट ऑपरेटिव जिसको बोल रहे थे। अब अपन पढ़ेंगे ERCP। बहुत ही कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि टॉपिक लगभग एक जैसे हो जाते हैं, फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। ERCP आपको डायरेक्ट नाम देके पूछ सकता है क्योंकि इसका फुल फॉर्म नहीं लिखेगा, वो बहुत बड़ी है। फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आपको ही लिखनी पड़ेगी, है ना, तभी एग्जामिनर देखेगा आपको कितना आता है। ERCP का मतलब क्या होता है? ERCP का मतलब होता है एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटियोग्राफी। एंडोस्कोपी समझ रहे हो आप? एक छोटी सी ऐसी ट्यूब सी होती है, उसके आगे कैमरा लगा होता है, ठीक है, और वो उसके फिर वायर लगे हुए हैं पीछे, और पीछे इसके टीवी लगा होता है, मॉनिटर वगैरह लगा होता है। तो वो कैमरा जो रिकॉर्ड करेगा, जो दिखाएगा, वो टीवी इस मॉनिटर में दिखेगा। और इस चीज़ को अपन पेशेंट की या फिर किसी भी इंसान की बॉडी में डाल सकते हैं। एंडोस्कोप बोलते हैं इसको। अब समझ में अगर आपको आ गया हो तो एंडोस्कोपी का मतलब क्या होगा। ये जो एंडोस्कोप है, कैमरा वाला सिस्टम, इसको अपन डालने वाले हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हो? रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ इस डायरेक्शन में बह रही है, जैसे ब्लड है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, और आप कोई चीज़ इस डायरेक्शन में डाल रहे हो, उल्टी साइड में, इस ब्लड फ्लो की उल्टी साइड में डाले, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड का मतलब समझ लिया। फिर आता है कोलेंजियो। कोलेंजियो का मतलब वही आपकी जो डक्ट थी, बाइलरी डक्ट, उसका। पेनक्रिएटियोग्राफी मतलब पेनक्रियाज से रिलेटेड भी। तो दो डक्ट आ गई अब की बार। कौन सी डक्ट आ गई? एक तो जो बाइलरी डक्ट थी वो, एक पेनक्रियाज डक्ट भी आ गई यहाँ पे शामिल साथ में। तो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, इसका फुल फॉर्म। इस वजह से ये पूरा आपको समझ आ गया कि नाम क्यों है इसका, इस हिसाब से। ठीक है, तो पेनक्रियाज डक्ट है और बाइलरी डक्ट, दोनों का एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है जो परफॉर्म किया जाएगा बाय गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट जो बंदा, जो सर्जन, जो डॉक्टर गैस्ट्रो से रिलेटेड है, वो इसको परफॉर्म करेगा। क्योंकि जब भी एंडोस्कोप आता है ना, एंडोस्कोप को डालने का काम वही करते हैं अंडर दी गाइडेंस ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। तो रेडियोलॉजिस्ट भी रहेगा, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी रहेगा, दोनों रहेंगे, ताकि इवेल्युएशन किया जा सके। किस चीज़ का जांच करनी है भाई? एबनॉर्मलिटीज, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट में, मतलब रुकावट आ रखी है किसी चीज़ की वजह से, पेनक्रियाटिक डक्ट एंड एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला वेटर याद है ना आपको, जहाँ पे ये जो बाइल कॉमन बाइल डक्ट और वो खुल रही थी, छोटी आंत का वो पार्ट था यहाँ पे, जहाँ पे पेनक्रियाज आगे खुलता है और यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट आगे खुलती है, तो उसको एम्पुला ऑफ वेटर बोल लेते हैं अपन। तो उन सब का एग्जामिनेशन है, उनकी जांच, एबनॉर्मलिटीज, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है पेनक्रियाटिक डक्ट का, बाइल डक्ट का, तो वो सब चीज़ें चेक करने के लिए एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी किया जाता है। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी में बोथ एंडोस्कोप एंड फ्लूरोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। देखो, एंडोस्कोप भी आ गया और फ्लूरोस्कोपी भी आएगी। फ्लूरोस्कोपी आपकी रेडियोग्राफ लेने के लिए और एंडोस्कोप उसको इवेल्युएट करने के लिए। बाइल डक्ट स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब नैरो हो जाना, मैंने आपको पहले बताया था, और गोल्ड स्टोन को रिमूव किया जा सके बाई ERCP। तो एंडोस्कोप आप अंदर लेके जाके देखोगे आप कि भाई कहाँ पे गोल्ड स्टोन है ना, कहाँ पे स्टोन्स हैं, और उस चीज़ को देखने के बाद आप फिर उससे एंडोस्कोपी से रिमूव कर पाओगे उसको। तो गोल्ड स्टोन को अगर रिमूव करना है, सर्जरी भी करनी है एक टाइप से, मतलब है ना, एक टाइप से ट्रीटमेंट करना है, तो अपन ये एंडोस्कोपी करते हैं, रेट्रोग्रेड ERCP करते हैं। मतलब आपको देखने के साथ साथ उस चीज़ की ट्रीटमेंट भी देना है, तो एंडोस्कोपी आप यूज़ करो। क्योंकि देख तो अपन पहले भी रहे थे भाई, ये चीज़ तो अपन पहले वाले प्रोसीजर में भी देख रहे थे ना, गोल्ड स्टोन। अब ट्रीटमेंट दे रहे हैं साथ में, इसलिए कर रहे हैं। एनाटॉमी बाइल फैट डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सीक्रेट किया जाएगा लीवर में, स्टोर किया जाएगा गोल ब्लैडर में। डक्ट जो गोल ब्लैडर से आती है को सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। बाइल फ्लो थ्रू दी बाइल फ्रॉम द लीवर टू द गोल ब्लैडर एंड गोल ब्लैडर में स्मॉल बोल में कॉमन बाइल। तो मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि बाइल कहाँ से फ्लो होगा। पहले लीवर में जाएगा, है ना, लीवर से जाएगा गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, गोल ब्लैडर से छोटी आंत में जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन करेगी पेनक्रियाटिक डक्ट को एंड ओपन होगी इनटू द सेकंड पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम एट द एम्पुला ऑफ वेटर। तो ये बोल रहा है कि जो आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है, जो कि दोनों को मिला के बनी है, वो जाएगी और कहाँ पे ज्वाइन होगी? पेनक्रियाटिक डक्ट को। पेनक्रियाटिक डक्ट जो है अग्नाशय वाली जो नली है उसको ज्वाइन करेगी और ओपन कहाँ पे होगी? सेकंड पार्ट में, डोडिनम के सेकंड पार्ट में, D2 में, जो कि एम्पुला वेटर बनाती है, उसमें ओपन हो जाएगी, छोटी आंत के सेकंड पार्ट में।
है ना, D2 में, सॉरी, डुओडेनम के सेकंड पार्ट। अब ये बताएगा कि एम्पुला वेटर क्या होता है उसके बारे में। तो एम्पुला वेटर जो होता है, पहले डायग्राम देखते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ देखो आप, थोड़ा इसको जूम करते हैं, ये देखो, ये जो डुओडेनम का D2 वाला पार्ट है भाई, देखो D1 वाला पार्ट तो ऐसे था, इससे आगे जुड़ा हुआ। अब ये जैसे सी शेप का बना यहाँ पे, तो सी शेप वाला जो पार्ट है वो ये होता है, एम्पुला वेटर बनाता है। तो यहाँ पे कौन कौन खुल रहा है, थोड़ा सा उसको जूम आउट करेंगे और यहाँ पे देखो आप, ये जो है ये है कॉमन बाइल डक्ट जो बाइल लेके आ रही है ऊपर से, और यहाँ पे होता है पेनक्रियाज, है ना, इस टाइप से ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, इस टाइप से ऑर्गन है, तो उससे आ रही है आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट। तो और दोनों यहाँ पे आके मिली, और मिलने के बाद में एक साथ यहाँ पे डुओडेनम के सेकंड पार्ट में खुली, जिसको एम्पुला वेटर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आके ये खुलती है, ठीक है। अब इस पूरे डायग्राम को एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। राइट हिपेटिक डक्ट ये वाले राइट लोब से, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट लेफ्ट लोब से, कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों को मिला के बनी है ना। ये लीवर हो गया, ये गोल ब्लैडर हो गया, ये सिस्टिक डक्ट हो गई, उसके बाद में डुओडेनम का सेकंड पार्ट होगा जिसको एम्पुला वेटर बोले, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट होगा, है ना। ये चीज़ें हैं, और ये कॉमन बाइल डक्ट बन गए। तो ये था, है ना। अब एम्पुला वेटर के बारे में आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं। तो डुओडेनम के सेकंड पार्ट में कंटेंट होता है एम्पुला वेटर, मतलब वहाँ पे लोकेट होता है। पेपिला ऑफ वेटर एक जंक्शन है ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट जो ओपन होगी एट स्मॉल पोर। तो पेपिला ऑफ वेटर क्या होता है? पेपिला ऑफ वेटर जो होता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जहाँ से जुड़ती हैं उसको पेपिला ऑफ वेटर बोलते हैं, और जहाँ पे जाके खुलती हैं उसको एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। एम्पुला वेटर है वो सराउंडेड होगा बाय मस्कुलर वॉल्व जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहा जाता है। ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है ये यहाँ पे पाई जाती है, देख लो आप, एम्पुला वेटर के अंदर पाई जाती है जो मस्कुलर होता है। ये फ्लो ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस को रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ये काम करती है जो आपका बाइल का फ्लो है और जो पेनक्रियाटिक जूस का फ्लो है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा डुओडेनल रिफ्लेक्स जो होते हैं उसको करने से प्रिवेंट करेगी, जिससे डुओडेनल कंटेंट से वो एम्पुला में नहीं जाएगा, है ना। तो एम्पुला में नहीं जाएगा, डुओडेनल रिफ्लेक्स को रोकने का काम भी कौन करता है? एम्पुला वेटर, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है एम्पुला वेटर में वो करती है। अनयूजुअली मतलब कई बार क्या होता है कि गोल स्टोन जो है ना, गोल ब्लैडर का स्टोन जो है मूव कर जाता है इनटू कॉमन बाइल डक्ट। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ आ जाता है, ठीक है, एंड कोज करेगी ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल एंड लीड करेगा जॉन्डिस को। तो भाई इसके अंदर जैसे कोई स्टोन आ गया, अब इसको मैं समझाता हूँ यहाँ से। इसके अंदर कोई स्टोन आ गया, छोटा सा दाना आ गया, जैसे ये इस टाइप के दाने आ गए, टुकड़े आ गए स्टोन के। अब ये क्या हो गया? अब बाइल तो आ ही नहीं रहा नीचे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रुकावट आ गई स्टोन की वजह से। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई यहाँ से मूव कर जाए, कोई गोल स्टोन था वो यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या होगा? तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस होगा, पीलिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी एनाटॉमी में। इसमें एम्पुला वेटर नया पार्ट ऐड हुआ, उसको आपको लिखना ध्यान करके थोड़ा सा। अब इंडिकेशन देखते हैं भाई क्यों किया जाता है प्रोसीजर, किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए, गोल स्टोन हो रखा है ना, बाइल डक्ट के अंदर। जो डक्ट थी ना, मैंने बताया था ऐसी डक्ट थी, डक्ट के अंदर आ रखा था गोल स्टोन, आपका टुकड़ा आ रखे छोटे छोटे। तो उसको देखने के लिए बाइलरी डक्ट स्टेनोसिस है, मतलब नैरो हो रखी, पतला हो रखा वो, है ना, एकदम चिपा हुआ है, दोनों चिपक से गए नलियाँ। तो उस कंडीशन के अंदर भी आप करोगे। ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट है बाइलरी डक्ट के अंदर तो भी करोगे। अब ये तो तीन तो आ गई बाइलरी डक्ट, है ना, उनके लिए भाई, उनके अंदर डक्ट के अंदर स्टोन है, स्टेनोसिस है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अब पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर स्टोन है, उस तो सॉरी स्टोन नहीं, उसमें स्टोन नहीं होता, स्टेनोसिस है ना, वो चिपकी हुई है, पतली हो रखी है ना, उसकी नलियाँ, तो उस कंडीशन में। और ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट है तो उस कंडीशन में। इसके अलावा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का डिसफंक्शन है, जो रिफ्लेक्स वगैरह को रोकने का काम कर रही थी, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, उसका अगर कोई डिसफंक्शन है, वो ढंग से काम नहीं कर रही, तो उसको भी देख सकते हैं यहाँ से आप। और अगर किसी को सीवियर बहुत भयंकर पीलिया हो रखा है, जॉन्डिस हो रखा है, तो उस कंडीशन में भी आप ये करोगे, इंडिकेशन है उस कंडीशन में भी। तो बाइल डक्ट के अंदर गोल स्टोन है, बाइलरी डक्ट के अंदर स्टेनोसिस है, बाइलरी डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टेनोसिस है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का डिसफंक्शन है, और सीवियर जॉन्डिस है, तो उस कंडीशन में ये परफॉर्म किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखो,
कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ईसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन है। अब आप बोलोगे सर ईसोफेगस कहाँ से आ गए, तो देखो भाई जो आप एंडोस्कोप डालने वाले हो वो कहाँ से दोगे आप, ईसोफेगस से होके तो जाएगा वो भाई, पेट में किस हिसाब से जाएगा, ईसोफेगस से होके जाएगा। तो ईसोफेगस में अगर कोई रुकावट हो तो एंडोस्कोप दे ही नहीं पाओगे आप। इसलिए बोल रहा है कि ईसोफेगस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी नहीं करना है। एक्यूट पेनक्रियाटिटिस है, मतलब पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो रखा है, पेनक्रियाज में सूजन आ रखी है ना, तो भी नहीं करोगे आप। इसके अलावा सस्पेक्टेड ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यूडिनम के अंदर रुकावट है भाई, ईसोफेगस की रुकावट थी तो वो तो चलेगा नहीं, इसके साथ में ड्यूडिनम के अंदर भी कोई रुकावट तो भी नहीं चलेगा। सीवियर कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज है ना, कार्डिक से रिलेटेड और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई डिजीज है सीवियर तो भी नहीं करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू आइडेंटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो भी नहीं करेंगे। और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है उस कंडीशन के अंदर भी ये नहीं करेंगे। तो ईसोफेगस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, पेनक्रियाटिटिस है, इन्फ्लामेशन है मतलब, और सस्पेक्टेड ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है ड्यूडिनम के अंदर तो भी नहीं करेंगे। सीवियर कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, और हाइपर सेंसिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, 2-3 तो बहुत कॉमन होते हैं हर इसके अंदर, लास्ट वाला नीचे वाले कॉमन रहते हैं सब में। अब इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज़ करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें लोगे। तो इक्विपमेंट में सबसे पहले तो आप एंडोस्कोप लोगे, जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट आ रहा है एंडोस्कोप डालने के लिए, वो जो एंडोस्कोप है वो लेके आएगा, उसके साथ में कैमरा होगा और टीवी मॉनिटर लगा होगा। इसके अलावा फ्लूरोस्कोपी यूनिट अपने को चाहिए है ना, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस वगैरह। वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए, आयनिक नॉन आयनिक दोनों टाइप ले सकते हैं। कैथेटर चाहिए, गोजेस चाहिए, सिरिंजेस चाहिए, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन चाहिए, ग्लव्स चाहिए, एनेस्थेटिक जेली स्प्रे चाहिए, कैनुला चाहिए, और सक्शन मशीन, सक्शन जो होती है वो सलाइवा निकालने काम आती है ना, जो वोमिट वगैरह या सलाइवा है उसको निकालने के लिए सक्शन मशीन। सक्शन का मतलब होता है खींचना किसी चीज़ को प्रेशर से बाहर की साइड, जैसे आपके जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं ना वो वही काम करते हैं, सक करने का काम करते हैं। तो सक्शन के थ्रू वो जो डस्ट वगैरह है, जो कचरा वगैरह, उसको सक करके फिर क्लीन करते हैं। तो ये सीन है उसके अंदर, देखो ये साइड में करना पड़ेगा। तो सक्शन मशीन भी चाहिए इस प्रोसीजर के अंदर। कुछ नए आइटम ऐड हुए हैं तो याद रखना है ना, ERCP के अंदर बहुत सारे आइटम हैं। एंडोस्कोप भी चाहिएगा, फ्लूरोस्कोपी यूनिट चाहिए, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस चाहिए है ना, वाटर सोल्यूबल नॉन आयनिक आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कैथेटर, ग्लव्स, कोर्सेस, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। फिर आता प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, भाई क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो रेडियोलॉजिस्ट द्वारा प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू कर लिया जाए, जिसमें एब्डोमेन एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे भी आएगा, ब्लड यूरिया, ब्लड शुगर लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड सीरम क्रिएटिनिन है ना। लीवर फंक्शन टेस्ट में लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा या कर रहा उससे पता लगाया जाता। प्रीवियस कोलेंजियोग्राफी टेस्ट रिपोर्ट, मतलब कोई आपने ओरल वाला करवाया था, टी ट्यूब करवाया था है ना, प्री ऑपरेट IV करवाया था, वो सब रिपोर्ट भी हैं तो वो भी दिखानी पड़ेंगी आपको। अल्ट्रासोनोग्राफी यूनिट भी जो टेस्ट है वो भी ले सकते हैं, और टेस्ट हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन है ना, ब्लीडिंग वगैरह डिसऑर्डर, उन सबको रिव्यू कर लेना है। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं, कैसे प्रिपेयर करोगे पेशेंट को। उसको बोलेंगे कि 2 दिन पहले लो रेसिड्यू डाइट लेगा है ना, एग्जामिनेशन के दिन क्लियर लिक्विड डाइट लेगा, फास्टिंग 4 से 6 घंटे पहले लेगा, मिडनाइट के बाद कुछ खाए पिएगा नहीं। वो मैंने अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी है ना, उसका एग्जामिनेशन नहीं करना अपने को, रिस्क हो सकता है बेबी को। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाए रिमूव ऑल मेटेलिक ज्वेलरी है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह उनको बॉडी से। प्रोसीजर कैसे करेंगे देखो, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजिस्ट पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करेगा और पेशेंट से रिटर्न कंसर्न लेगा ताकि प्रोसीजर करने की परमिशन मिल सके। पेशेंट को आस्क करेंगे रिमूव क्लोथिंग एंड वीर हॉस्पिटल गाउन, भाई क्लोथिंग निकाल ले और हॉस्पिटल गाउन पहन ले। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेंगे है ना, खाली ब्लेडर के साथ, ब्लेडर एम्प्टी होना चाहिए। जो मैं गॉल ब्लेडर की बात नहीं कर रहा, जो यूरिन